हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक हाईलाइटेड इशू को जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के बीच में आप देखेंगे कि इंडस वाटर को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां चलती ही रहती हैं। और इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है और इस नोटिस में पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि अब हमें दोनों को मिलकर 1960 के इंडस पैक्ट को अमेंड कर देना चाहिए। तो क्या कंटेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी का, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, इसके प्रोविजन क्या है, इसमें यदि अमेंडमेंट करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से इस लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 काफी ज्यादा पास है। ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट को अब ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाकर अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ओनली आईएएस ने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है 15 जनवरी से, जिसके प्राइस बहुत कम रखे गए हैं। आपको ये ऑनलाइन 2000 रुपए में मिल जाती है और ऑफलाइन इसके प्राइस रखे गए हैं 4000 रुपए। यहां पर हमने टोटल 34 टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के रहेंगे। हमारा स्पेशल फीचर यहां ये रहेगा कि हम आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड कराएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम जब किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस किए हुए हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो इन लेक्चर्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद हम आपको मल्टीपल रिवीजन्स कराते हैं। हमने कुछ इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल प्रिपेयर किया है कि आप प्रीलिम्स से पहले पहले कम से कम 2 से 3 बार अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर पाएं। उसके बाद करंट अफेयर्स को भी हमने यहाँ इंक्लूड किया है और पिछले 1.5 साल के एमसीक्यूज के माध्यम से आप यदि करंट अफेयर्स को सॉल्व करते हैं तो आप बेटर ग्रिप बना सकते हैं करंट अफेयर्स जैसे इशूज पर भी। और ये टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही कैंडिडेट के लिए अवेलेबल रहेगी, तो लैंग्वेज को लेकर कोई परेशानी आपको नहीं आनी है। यदि आपको फर्दर कोई डाउट हो तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं ये आखिर मुद्दा है क्या। तो एक बात मैंने आपको बता दी कि इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को अमेंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। भारत अपनी तरफ से तो ऐसी चीजें नहीं करता है। सो आप जानते होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले लेक्चर में। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान हमेशा द्विपक्षीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का प्रयास करता रहता है और सेम चीज हुई है इंडस वाटर के मैटर में भी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिसका नाम है किशन गंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्शन हैं। ओके, अब इन्हीं ऑब्जेक्शन को इन्होंने उठाया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में। अब यहां इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से आप इस रिवर डिस्प्यूट को आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पूरे मैकेनिज्म को बाईपास करते हुए सीधे इस मुद्दे को उठा दिया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, यानी कि इस मैटर का भी उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए भारत ने कहा है कि जब आप इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो इसको अमेंड कर देना ही बेटर है। तो इसीलिए यहां पर नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 में ये पूछा गया था। यहां पर इंडस वाटर रिवर सिस्टम के बारे में आपको कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यहां करेक्ट आंसर इसमें फाइंड करना है। तो इसमें बोला गया है ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइन द इंडस डायरेक्ट। ठीक है, अब ये जो 4 रिवर आपकी लिखी हुई हैं इनमें से 3 ऐसी नदियां हैं जो किसी चौथी रिवर में मिलती है और उसके बाद ये चौथी रिवर डायरेक्टली जाकर इंडस में मिल जाती है। तो आपको बताना था कि ये कौन सी रिवर है। ठीक है, तो इन 3 रिवर में से कौन सी ऐसी रिवर है जो चौथी से मिलती है, ये आपको यहां बताना है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे। अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि इंडस रिवर बेसिन में टोटल 6 रिवर्स हैं। कुछ यहां पर वेस्टर्न रिवर हैं जिसका नाम है चिनाब, झेलम और इंडस। कुछ यहां ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसका नाम है सतलुज, ब्यास और रावी। ठीक है, तो ये टोटल 6 रिवर हो गया। और इसका ओरिजिनेट कहां से होता है, ओरिजिनेशन होता है तिब्बत से। यहां पर आप इसका ओरिजिनेशन फाइंड कर सकते हैं तिब्बत में। उसके बाद
अब ये जो रिवर हैं ये हिमालयन रेंज से होती हुई गुजरती हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती हैं और पाकिस्तान में कराची के साउथ से ये अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ये इनका टोटल कुछ इस तरीके से डायरेक्शन चल रहा होता है। उसके बाद जब हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, अब पार्टीशन की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं अदर लेक्चर्स में, तो आप जानते हैं कि दो कंट्रीज बनी थी पार्टीशन के बाद, एक तो था इंडिया और एक था पाकिस्तान। अब ये सिर्फ बाउंड्री का पार्टीशन नहीं था, यहां पर जो वाटर है दोनों कंट्रीज के बीच में से जो पानी जा रहा है इंडस रिवर के थ्रू, उसमें भी डिवीजन हुआ था, ठीक है। और इसीलिए जो डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच में इंडस वाटर को लेकर वो आज भी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा लैंड को लेकर ही डिस्प्यूट है, क्योंकि पानी का डिवीजन हुआ है तो यहां भी डिस्प्यूट बना हुआ है। अब इसके बाद अब देखिए दोनों ही कंट्रीज को अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इरिगेशन मॉडल को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ प्रोजेक्ट्स चलाने थे। तो ऐसे में दोनों को वाटर की जरूरत थी, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ विवाद के कारण कुछ ज्यादा प्रगति हो नहीं पा रही थी। इसीलिए फिर 1947 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ दोनों ही कंट्रीज के बीच में जिसका नाम था इंटर डोमिनियन अकॉर्ड, ठीक है। अब इस अकॉर्ड के अंतर्गत ये बात की गई, चूंकि इंडस रिवर मेजरली इंडिया से पास होकर पाकिस्तान में जाती है ना, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया में आती है और इंडिया के बाद पाकिस्तान में जाती है। तो इसलिए इस अकॉर्ड में यह बात की गई कि भारत पाकिस्तान को पानी की सप्लाई करेगा और इसके बदले में पाकिस्तान के द्वारा हमें एनुअल पेमेंट किया जाएगा। लेकिन जब यह पैक्ट पब्लिश हुआ है ना, जब इस अकॉर्ड को पब्लिश किया गया और यह पब्लिक डोमेन में आया, तो दोनों ही कंट्रीज के लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही तरीके से निकाल लिया। जैसे पाकिस्तान के लोग इसको मानने लगे कि हम इंडिया पर डिपेंडेंट हो गए हैं क्या पानी के लिए भी, क्या हमारा कुछ अपना सोर्स नहीं है पानी का। उसी तरीके से इंडियन पीपल्स का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट था, वो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान जो है पानी के लिए तो हम पर निर्भर है और ये हमसे फाइट करता रहता है। तो इस तरीके की कुछ बातें हुई जिसकी वजह से फाइनली इस इंटर डोमिनियन अकॉर्ड को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, ये लागू नहीं हो पाया। तो आपने इस मैटर को रिजोल्व करने का एक प्रयास तो किया 1947 में, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। देन उसके बाद 1951 में दोनों ही कंट्री को अपनी प्रगति के लिए इस रिवर पर कुछ प्रोजेक्ट चलाने थे और प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की आवश्यकता थी। तो दोनों ने ही वर्ल्ड बैंक में फंडिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया, लेकिन यहां इरिगेशन प्रोजेक्ट पर जो फंडिंग होनी थी, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा था कि दोनों कंट्रीज के बीच में पहले से इस पर डिस्प्यूट बना हुआ है इंडस रिवर पर, तो ऐसे में यहां सीधे फंडिंग तो नहीं की जा सकती। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले इस रिवर को सही तरीके से जो इस पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको मीडिएट करना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन का ऑफर किया दोनों ही कंट्रीज के बीच में और लगभग एक दशक तक यहां पर कुछ फैक्ट जुटाए गए, कुछ निगोशिएशन किए गए, कुछ प्रपोजल्स रखे गए और फाइनली 1960 में एक ट्रीटी हमारे सामने आई जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। और इस ट्रीटी पर फाइनली एग्रीमेंट किया गया, फाइनली दोनों कंट्रीज एग्री हुई और साइन किया गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के द्वारा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक WAB इलिफ के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है थोड़े से बैकग्राउंड में। अब बात करते हैं की प्रोविजन की कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो इंडस वाटर रिवर के द्वारा इन 6 रिवर को दोनों ही कंट्रीज के बीच में डिवाइड किया गया, जिसमें कि वेस्टर्न रिवर्स, यानी इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में, जो CJI है वो पाकिस्तान में है, मतलब चेनाब, झेलम और इंडस, ये 3 रिवर पाकिस्तान को अलोकेट की गई, लेकिन पूरी तरीके से ये पाकिस्तान को अलोकेट नहीं की गई। यहां पर इंडिया को भी कुछ राइट्स दिए गए और ये राइट्स नॉन कंजम्पटिव थे। नॉन कंजम्पटिव राइट का मतलब होता है कि इन 3 रिवर के वाटर को इंडिया कंज्यूम नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर पर्पसेस से आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में कुछ डोमेस्टिक यूज के लिए भी आप इसको ले सकते हैं, मतलब स्टोर करके आप नहीं रख सकते ज्यादातर, ठीक है। ये यहां पर बात की गई। उसके बाद जो ईस्टर्न रिवर हैं जैसे कि रावी, प्यास एंड सतलुज, ये पूरी तरीके से अलोकेट की गई इंडिया को और इंडिया इसे किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। अगर आपको इस पे नहर परियोजनाएं बनानी है, आपको कोई डैम बनाना है, आप सारी चीजें इस पर बना सकते हैं। तो अनरिस्ट्रिक्टेड यूजेस इंडिया को यहां दे दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इन दोनों प्रोविजन को जब समझा तो हमें यह पता लगा कि 80% जो लगभग वाटर है इंडस वाटर का, वो किस में जाता है, वो पाकिस्तान में जाता है और रेस्ट 20% इंडिया के पास बना हुआ है।
उसके बाद इसी ट्रीटी के अंतर्गत डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाने की भी बात हुई, और इस कमीशन में दोनों ही कंट्री के परमानेंट कमिश्नर्स भी रहेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का यदि विवाद होता है दोनों कंट्रीज के बीच में तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकें। तो यहां पर हम कुछ इसको देख लेते हैं, वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स को मैप के थ्रू। तो चेनाब, झेलम एंड इंडस, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हो गई झेलम, ये हो गई चेनाब, और ये आपकी इंडस रिवर है पूरी। तो ये पाकिस्तान को अलोकेट कर दी गई हैं। और बाकी जो ईस्टर्न रिवर है, सतलुज, ब्यास एंड रावी, तो यहां आप देख सकते हैं रावी को, उसके बाद ब्यास, और उसके बाद सतलुज को। तो ये तीनों नदियां इंडिया के लिए थी। नेक्स्ट, अब ये कमीशन किस तरीके से काम करेगा, देखिए इस कमीशन का पर्पस होगा सबसे पहले तो इंडस वाटर रिवर का जो वाटर है उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। देखिए डिस्प्यूट कब होते हैं, डिस्प्यूट तब होते हैं जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता होती। पाकिस्तान इस नदी का कितना प्रयोग कर रहा है, भारत इस नदी का कितना प्रयोग कर रहा है, जब तक आप डेटा एक्सचेंज नहीं करेंगे ना एक दूसरे के माध्यम से तो कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। तो इस कमीशन के माध्यम से हमने डेटा एक्सचेंज की बात कही। दूसरी बात, हमने यहां पर कंटिन्यू कोऑपरेशन की कि हम दोनों ही कंट्रीज इस रिवर पर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको भी हम आसानी से इस कमीशन के थ्रू ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये बातें यहां की गई थी। अब देखिए ये जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया था, झेलम, चेनाब और इंडस जो पाकिस्तान को अलोकेट की गई थी, तो इसी में हमने कुछ राइट्स भी मिले थे, जैसे एग्रीकल्चर यूज हम कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसका एक एनेक्सर डी है। एनेक्सर डी में ये भी प्रोविजन किया गया कि यदि इंडिया यहां पर कुछ प्रोजेक्ट चलाता है इंडस रिवर पर, तो ऐसे में आपको इसके कुछ डिजाइन या स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा और इन डिजाइन्स को आपको पाकिस्तान के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, सो डेट आप दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट ना हो पाए, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इंडिया के द्वारा कोई सॉरी गला खराब हो रहा है थोड़ा सा। अगर मान लीजिए दोनों ही कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए इंडिया ने किसी प्रोजेक्ट को चलाया और उस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान को, तो यहां पर पाकिस्तान को यह अलाउ किया गया कि आप कमीशन में जाकर इस ऑब्जेक्शन को उठा सकते हैं और डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। एक थोड़ा सा फैक्ट और ध्यान रख लीजिएगा कि इंडिया को यहाँ मिनिमम स्टोरेज का राइट भी मिला था कि यहाँ इंडिया अगर चाहे तो 3.75 MAF का स्टोरेज भी कर सकता है। अब देखिए डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या किया गया इसके इस ट्रीटी के अंतर्गत, तो 3 स्टेप का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, तो ये परमानेंट कमीशन के माध्यम से पहले तो सॉल्व किया जाएगा। अब इसकी बात तो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए दोनों कंट्रीज में अब भी डिफरेंसेस बने हुए हैं, डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी किसके द्वारा साइन कराई गई थी, इसमें मीडिएशन किया गया था 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो अगर आप मान लीजिए कमीशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाइए और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, आपके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की कमेटी बना देगा। अब ये इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट हैं या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, इनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा दोनों के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जो यहां पर डिसीजन दिया जाए उससे कोई एक कंट्री हैप्पी ना हो, तो यदि कोई कंट्री इन न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं होती है, तब आप थर्ड स्टेप के तौर पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। अब सोचिए यहां पर बने हुए हैं कम से कम 3 स्टेप कि आप अपने मैटर को आसानी से क्षेत्रीय स्तर पर ही सॉल्व कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान ने इस डिसीजन को नहीं माना, डायरेक्टली वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए हैं। यही पाकिस्तान के साथ मेन प्रॉब्लम है, वो द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा फोकस नहीं करता है। कोई भी छोटे से छोटा मैटर है ना, अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करता है। तो दोनों देशों के संबंध तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक द्विपक्षीय तौर पर वार्ताएं स्टार्ट नहीं होंगी। ये पूरा मैटर है इंडस वाटर ट्रीटी का। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जब आप इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो इसमें चेंज ही कर देना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से क्या डिसीजन आते हैं और उसके बाद इंडिया का क्या रेस्पॉन्स रहता है। फिर से हम इस इशू को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को हम कवर नहीं करेंगे आगे के लेक्चर्स में। हम सिर्फ उन डिसीजंस पर बात करेंगे जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से आएंगे और जो इंडिया का रिस्पॉन्स होगा। तो एंड करते हैं इस सेशन को यहाँ पर। आई होप कि आपको
एक क्लैरिटी मिल गई होगी इस पूरे टॉपिक में। यदि कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच।